दोस्तों नमस्कार। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एग्रीप्रेन्योर की कि किस तरह से खेती का बिजनेस शुरू किया जाए। और इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझने की बात होती है वो होती है कि प्रोडक्ट को कहाँ से कब किस कीमत पर ख़रीदा जाए, क्योंकि जो कृषि का व्यवसाय है वो बहुत मानसून से और मौसम पर आधारित होता है और सभी चीज़ें एक साथ शुरू नहीं होती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मूल्यों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप एक दुकानदार से वही प्रोडक्ट किसी और भाव में लेते हैं और दूसरे दुकानदार से वही प्रोडक्ट किसी दूसरे भाव में लेते हैं। इसी तरह सामान्यतः किसानों के मन में ये धारणा होती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी होगी और कीमत अच्छी होगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारी जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें प्राइवेट बाज़ार में कम होती हैं और सोसाइटी से लेने पर वो चीज़ महंगी पड़ती है। पर चूँकि सोसाइटी में वो चीज़ किसानों को उधार मिलती है, लोन पे मिलती है, तो किसान मूल्य के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। इसी तरह जो कंपनियां हैं, जिन कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट हैं वो मोनोपोली में उनका व्यवसाय करते हैं। मतलब वो एक मार्केट में एक ही आदमी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और वही डिस्ट्रीब्यूटर उनके प्रोडक्ट पर पैसा लगाता है। फिर उसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से पूरे दूसरे व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को और किसानों को वो सामग्री मिलती है। जबकि हमारे यहाँ मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन एक्ट है। कोई भी व्यक्ति मोनोपोली में काम नहीं कर सकता है, पर कृषि के क्षेत्र में कभी कोई इस बात को उठाया नहीं है, कभी किसी ने इसको चैलेंज नहीं किया है। इसीलिए ये चीज़ें कृषि के क्षेत्र में चल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल में पहले जो मेडिकल कंपनियां, दवा कंपनियां थीं, वो डॉक्टर्स को विदेश भ्रमण करना, महंगे गिफ्ट देना, उनको तरह तरह के इंसेंटिव देना ताकि वो उनकी दवाइयाँ लिखें। ये सब प्रैक्टिस चलती थी। पर धीरे धीरे बहुत सारे न्यायालय के निर्णय आ गए, भारत सरकार ने भी सख्त कदम उठाए और अभी ये प्रक्रिया जो खुले तौर पे चलती थी वो लगभग बंद है। अब कोई भी कंपनी किसी भी तरह की मेडिकल में इस तरह की इंसेंटिव या प्रलोभन की स्कीम जारी नहीं करती है। पर अभी खेती के क्षेत्र में ये बराबर चल रहा है। आप देखेंगे जो पेस्टिसाइड कंपनियां हैं खास तौर से, वो अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉटरी निकाल के कारें, स्कूटर, मोटरसाइकिल या महंगे महंगे उपकरण देते हैं। विदेश भ्रमण की स्कीमें होती हैं जो क्वांटिटी के आधार पर होती हैं और चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के गिफ्ट में दिए जाते हैं। तो ये सब जो कंपनियां मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी चला रही हैं, इसका नुकसान क्या हो रहा है? या बहुत सारी कंपनियां मार्केट में अपना प्रोडक्ट, उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन की उधारी पे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब कंपनियों का प्रोडक्ट व्यापारियों के पास आता है और उन्हें ये स्कीम के द्वारा प्रलोभन मिलता है, लालच बढ़ता है कि इसको इस क्वांटिटी में बेचना है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को एग्रेसिवली किसानों को पुश करने लगते हैं, चाहे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत हो चाहे उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं हो। पर किसानों को ये समझना चाहिए कि कोई व्यापारी किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट अगर पुश कर रहा है तो क्यों बेच रहा है, उसको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। इतना तो आप मान के चलिए कि वो किसान के हित में कोई काम नहीं कर रहे हैं। जो भी मार्केट में काम कर रहे हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और किसान उनके लिए केवल एक ग्राहक है, ताकि ग्राहक से ज़्यादा लाभ उठाया जा सके। तो किसान को खुद अपना बचाव करना होगा, उनको अपनी समझ को बढ़ाना होगा
और जो भी वो खरीद रहे हैं, खाद बीज दवाई खरीद रहे हैं, वो कहाँ से खरीद रहे हैं ये समझना होगा। किसानों को या छोटे व्यापारियों को कभी भी ये पता नहीं होता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनने कब बुकिंग स्कीम निकाली है। जब कंपनी सामान्यतः सीजन शुरू होने के 2.5 से 3 महीने पहले बुकिंग स्कीम निकालती हैं, और जो लोग बुकिंग स्कीम में पैसा लगाते हैं उनको क्वांटिटी के आधार पर, मात्रा के आधार पर, कितना बड़ा वो बुकिंग ले रहे हैं उसके आधार पर उन्हें प्राइस दिया जाता है। तो एक ही बाज़ार में एक ही प्रोडक्ट के कई मूल्य हो जाते हैं। किसान सामान्यतः कोशिश करते हैं कि जब पानी बरस जाता है और बोने का सीज़न आता है तभी पूरे किसान एक साथ प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोसाइटियों की तरफ या दुकानों की तरफ दौड़ पड़ते हैं, और वो ये मान के ही चलते हैं कि सबके पास पर्याप्त मात्रा में मटेरियल होगा। सरकार की ये जिम्मेदारी है, बाज़ार की ये जिम्मेदारी है कि वो उतनी मात्रा में जितनी किसान को ज़रूरत है एक साथ उपलब्ध करा दे। आपने देखा होगा जैसे ही सीज़न शुरू होता है दुकानों के सामने लंबी लंबी लाइनें लगने लगती हैं, प्रोडक्ट ब्लैक में बिकने लगते हैं, और कई बार लाठी गोली चलाने की स्थिति सरकार के सामने निर्मित हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की शांति भंग होने की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम किसानों को कभी बुकिंग में पार्टिसिपेट करने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जो छोटे दुकानदार हैं वो भी बुकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जैसे अभी आगामी अभी रबी सीजन आने वाला है और अभी से खाद की और बीज की बुकिंग शुरू हुई है, और अभी कुछ दिन बाद आपके पेस्टिसाइड की बुकिंग शुरू होगी। पर आप देखेंगे कि किसान इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो इतना पैसा होता है ना उतना उनका वॉल्यूम होता है। इसीलिए ई फसल ये कोशिश कर रही है कि किसानों को और छोटे व्यापारियों को जोड़ के बुकिंग में पार्टिसिपेशन उनका कराया जाए, ताकि जो बड़े व्यापारी को लाभ मिल रहे हैं वो छोटे दुकानदार को लाभ मिल सकें और वो लाभ किसानों तक जा सकें। इसी तरह जो प्रोडक्ट मोनोपोली में बेचे जा रहे हैं उसे प्रजातांत्रिक तरीके से बेचा जाए, और इसके लिए ई फसल बहुत स्ट्रगल कर रहा है कंपनियों के साथ, उनकी मार्केटिंग टीम के साथ। कभी वो तरह तरह की शर्तें लगाते हैं, और ये होता है जब आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो एंट्री बैरियर क्रिएट किए जाते हैं, आपको बार बार रोका जाता है, आपको किसान हित की बात करने से मना किया जाता है कि आप पूरी जानकारी सोशल मीडिया पे क्यों डालते हैं, आप रेट क्यों सबको बता देते हैं। इससे मार्केट ख़राब होता है, इससे व्यापार ख़राब होता है। लोग, हम लोगों के जो हमारी टीम के ऑडियो वीडियो बनाते हैं जब वो बात करते हैं और वो कंपनियों को देते हैं, और ये कौन लोग हैं? ये बड़े व्यापारी हैं जो सालों सालों से किसानों को ठगते आ रहे हैं। 25-30% किसानों को महंगा सामान देते हैं। अब इसमें अगर पूरे नेक्सस को तोड़ना है, इस गठबंधन को तोड़ना है, तो किसानों को और छोटे दुकानदारों को इसमें आगे आना पड़ेगा और उनको बुकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी उनको अच्छी क्वालिटी के रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो 88 लाख के ऊपर किसान परिवार हैं। अब 88 लाख किसानों के लिए जो खाद बीज की व्यवस्था करना है, इतनी भंडारण क्षमता किसी के पास नहीं है, ना सरकार के पास है, ना प्राइवेट कंपनियों के पास, व्यापारियों के पास क्षमता है कि वो पूरा प्रोडक्ट एक साथ इकट्ठा करें, और जब बतर आता है, बोने का समय आता है, तो 15-20 दिन में पूरा खाद एक साथ किसानों को दे सकें। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने एडवांस लिफ्टिंग की स्कीम तैयार की थी, जिसमें किसान पहले से खाद उठाएं। बहुत सारे व्यापारी जो अपने गोडाउन में खाद रखते हैं उनको भी एडवांस लिफ्टिंग की स्कीम किसानों को देना चाहिए, किसानों को उनके साथ पार्टिसिपेट कराना चाहिए,
ताकि उनको बुकिंग के लाभ मिल सकें। जैसे मैं उदाहरण आपको देता हूं कि अभी सिंगल सुपर फास्फेट, जिसको हम लोग एसएसपी के नाम से जानते हैं, उसकी बुकिंग चल रही है। अब जो आज रेट मिलेगा और जो 2.5 महीने बाद आगे रेट मिलेगा, उसमें बहुत फ़र्क हो जाने वाला है। और किसान को जो व्यापारी आज पैसा लगा रहा है और प्रोडक्ट बुक कर रहा है, वो उसका बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने लगते हैं। और अगर सीजन बहुत अच्छा रहा और ब्लैक में सामान बिकता है तो और ज़्यादा लाभ वो लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो सबसे कठिनाई है कि कोई भी चीज़ एमआरपी पे नहीं बिकती है। जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है उस पर कोई चीज़ नहीं बिकती है। रिटेल प्राइस बहुत ज़्यादा लिखा जाता है और उससे सस्ते चीज़ें बेची जाती हैं। तो हमेशा ये आभास बनाया जाता है, इस तरह का एक वातावरण बनाया जाता है कि कंपनियां रिटेल प्राइस से नीचे प्रोडक्ट बेच रही हैं, किसान के हित में काम किया जा रहा है, जबकि ये ऐसा नहीं होता है। ये भ्रांति को और बाजार के इस तरीके को हमें समझना चाहिए कि ये एक तरीके से किसानों को और छोटे व्यापारियों को बेवकूफ़ बनाने का ही तरीका है कि एमआरपी से हम 20% या 30% नीचे प्रोडक्ट बेच रहे हैं। किस तरह से आप बेच सकते हैं? यदि आपने अपनी उत्पादन लागत और अपना रीजनेबल प्रॉफिट जोड़ के एमआरपी निर्धारित किया है, तो आप एमआरपी से कैसे बेच सकते हैं? और ये उपभोक्ताओं को ठगने का एक बहुत अच्छा नायाब तरीका है जो मार्केटिंग में चलता है। और सभी उपभोक्ता ये मानते हैं कि एमआरपी से सस्ता अगर उन्हें प्रोडक्ट मिल गया है तो उनको उसका अच्छा लाभ हुआ है, मुनाफा हुआ है, दुकानदार ने उनकी मदद कर दी है, जबकि ऐसा नहीं है। पहले से ही एमआरपी इतना बढ़ा के लिखा गया है। जैसे दवाओं में जो शासन रेट निर्धारित करता है, उस तरह के रेट कृषि के उत्पादों के भी निर्धारित करने की प्रक्रिया होना चाहिए, ताकि एमआरपी बहुत बढ़ा चढ़ा के न लिखा जा सके। और एमआरपी पे ही जीएसटी लगना चाहिए। बिल के ऊपर जीएसटी लगने से क्या है कि अभी बिल के ऊपर जीएसटी लगता है तो एमआरपी कुछ और लिखा होता है और बिल उससे नीचे का बनता है। इससे टैक्स की भी चोरी होती है और ख़ासतौर से किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अभी जैसे एसएसपी की बुकिंग हो रही है, सिंगल सुपर फास्फेट की बुकिंग हो रही है, बीज की बुकिंग हो रही है। जैसे गेहूं के बीज हैं, मटर के बीज हैं, दूसरे बीज हैं, प्याज का बीज है, टमाटर के बीज हैं। आप देखना कि कुछ कंपनियों के बीज इतने ज़्यादा ब्लैक में बिकते हैं और उपलब्ध भी नहीं होते हैं। वो इस तरह का वातावरण मार्केट में बनाते हैं कि उनका प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा है, इसलिए वो बाज़ार में उपलब्ध नहीं है और हमारे जो किसान हैं वो इस झांसे में आ जाते हैं। जबकि देखिए, अगर आप बीज को समझें तो जो बीज होते हैं वो जब यूनिवर्सिटी से या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से मार्केट में आता है तो सबसे पहले जो बीज आता है उसको कहते हैं ब्रीडर भी बीज होता है। ब्रीडर से जो तैयार होता है उसको कहते हैं फाउंडेशन, और फाउंडेशन से जो अगला बीज बनता है उसको कहते हैं सर्टिफाइड 1, सर्टिफाइड 2 और सर्टिफाइड 3। फिर जो बीज होता है उसको कहते हैं टीएल, ट्रूथफुल लेवल सीड। तो ये टीएल सीड है। और उसके नीचे फिर एक अलग कैटेगरी होती है, उसको कहते हैं रिसर्च वैरायटी। बहुत सारी कंपनियां रिसर्च वैरायटी के नाम से अपने बीज बेचती हैं। तो ये बीजों के क्रम है। अब किसानों को समझना चाहिए कि उनको बीज उत्पादन करना है अगर, तो ब्रीडर सीड लेना है तो कहाँ से लेना है, फाउंडेशन लेना है तो कहाँ से लेना है, या वो सीधे गल्ला बेचना चाहते हैं तो C1, C2, C3 या टीएल या रिसर्च वैरायटी के सीड वो सामान्यतः लेते हैं। अब जो मार्केटिंग की टीम है और जो स्थानीय व्यापारी हैं वो मिलके इस तरह का एक वातावरण बना देते हैं कि कुछ ही कंपनियों के बीज बहुत पॉपुलर हो जाते हैं और उनके दाम बहुत बढ़ जाते हैं जो मार्केट से बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये एक तरीके की वितरण प्रणाली है जिसका फ़ायदा वो उठा रहे हैं। और किसान कभी चूँकि इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है बुकिंग में,
तो मैं अपने किसान साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो इस प्राइसिंग को समझें, और अगर वो थोड़ी प्री प्लान करें, थोड़ा पहले से प्लान करें, और जो उनको कुल चीज़ें लगने वाली हैं उसका 25 या 30% हिस्सा वो बुकिंग के माध्यम से लें, और जहाँ से वो मटेरियल लेते हैं या तो उन दुकानदारों के माध्यम से या ई फसल के माध्यम से वो बुकिंग में पार्टिसिपेट करें, एडवांस लिफ्टिंग उठाएं, पहले से खाद बीज दवाई अपने भंडार में रखें, घर में रखें। तो इससे उनको 3 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा होगा कि उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा रीजनेबल प्राइस पे मिलेगा, उचित मूल्य पे मिल जाएगा, तीसरा कि उनको समय पे उनके घर में होने से जब बतर आता है, जब बोनी करना होती है, तब वो आसानी से बिना चिंता के अपनी बोनी कर सकते हैं, और चौथे कि उन्हें आपाधापी में नकली या कम क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं खरीदने पड़ते हैं। देखिए, मार्केट में जो सब तरह का मटेरियल मिलता है और सब तरह की प्राइसिंग होती है, और ख़ासतौर से एक ही प्रोडक्ट की प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो जब कोई चीज़ बहुत सस्ती मिल रही है तो भी हमें ये समझना चाहिए, ये छोटे दुकानदारों को भी समझना चाहिए कि ये चीज़ इतनी सस्ती मार्केट में क्यों है। उसके 4 कारण हैं। या तो वो बिना बिल के दे रहा है, जिस पर वो जीएसटी नहीं दे रहा है, दूसरे कि वो प्रोडक्ट नकली है और वो प्रोडक्ट में मिलावट की गई है, तीसरे एक्सपायरी माल पे पुनः लेबल चिपका के उसको बेचने की व्यवस्था की जा रही है, चौथे कि उस जो प्रोडक्ट है जो सस्ता मिल रहा है उसकी क्वालिटी नहीं है। तो ये हमें छोटे दुकानदारों को और जो इस वितरण व्यवस्था में है उन्हें समझना चाहिए कि देखिए, दुकानदार के लिए या कंपनी के लिए ये बिजनेस है, पर किसान के लिए ये पूरी जिंदगी है। जब किसान को हम गलत तरीके से कोई खाद बीज दवाई बेच देते हैं, कम क्वालिटी की कोई चीज़ दे देते हैं और उनकी फसल खराब हो जाती है, तो आप सोचिए कि उनके परिवार पर कितना संकट आ जाता है। और बहुत सारे किसान बहुत अति कदम उठा लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं या कर्ज में डूब जाते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, उनके घर के सब अर्थव्यवस्था बजट खराब हो जाता है और वो निरंतर कर्जे में रहते हैं। कहा जाता है कि एक गरीब परिवार कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जिंदा रहता है और कर्ज में ही मर जाता है, वो कर्ज कभी ख़त्म हो नहीं पाता है। तो इस कर्जे को बढ़ाने में और गरीबी को बढ़ाने में एक बड़ा कारण, जो अनेक कारणों में से है, वो है कि किसानों को बहुत ज़्यादा कीमत पे चीज़ें मिलती हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं मिलती हैं और समय पे चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। मार्केट में बहुत सारे हमारे साथी अच्छे व्यापारी हैं और बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो किसानों के हित में काम करती हैं, किसानों को उनके परिस्थिति को ध्यान में रख के काम करती हैं। तो किसान को भी उसमें सहयोग करना पड़ेगा, किसान को भी एडवांस प्लानिंग अपनी करना पड़ेगी, एडवांस बुकिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो वो अपने आदान खरीदी में एक बैलेंस ला सकते हैं। और यहाँ मध्य प्रदेश में खासतौर से ई फसल आपकी मदद कर सकता है। ई फसल इस तरह के मॉडल को विकसित किया है कि जहाँ किसान और छोटे व्यापारी भी बुकिंग में पार्टिसिपेट करें, तो आप कम लागत में कम इन्वेस्टमेंट करके बड़े इन्वेस्टमेंट के डिस्काउंट का लाभ इसके थ्रू ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हर किसान कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकता है, उसको किसी भी कंपनी की डीलरशिप या किसी तरह के डिपॉजिट देने की या कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अपनी एडवांस प्लानिंग करना चाहते हैं, अभी से जो फसलें बोना चाहते हैं, मैं उनसे ऐसा अनुरोध करता हूं कि वो बाज़ार की हापाधापी से बचें, जल्दबाजी में प्रोडक्ट ना खरीदें, ब्लैक में प्रोडक्ट ना खरीदें, रसीद के ऊपर प्रोडक्ट खरीदें, सही
स्रोत से प्रोडक्ट खरीदें तो न केवल इससे उनकी फसल अच्छी होगी, दूसरे उनकी लागत कम होगी और उन्हें सही सलाह भी मिलेगी। तो इस तरह से किसानों को एडवांस बुकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये कभी भी इस तरह की प्रक्रिया नहीं रही है, पहली बार हम लोग ई फसल के थ्रू इस तरह की प्रक्रिया ला रहे हैं जहां किसानों को बुकिंग में पार्टिसिपेट करने का आमंत्रण दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आगामी रबी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था का लाभ लेके अपने लागत को कम करें और अपने खेती के स्तर को अच्छा बनाएं। नमस्कार।